एवरीवन, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 7th क्लास का भूगोल का ज्योग्राफी का जो है चौथा चैप्टर। देखिए मैंने 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं और चौथा चैप्टर जो देखेंगे आज वायु देखेंगे। वायु के बारे में जितने भी इस चैप्टर में दिया हुआ है सारे डिटेल्स को, जो पॉइंट्स भी जो आप नहीं समझते होंगे उसको मैं आज आप लोगों को तरह समझाएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो आगे तो बीपीएससी की तैयारी करें तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। एनसीईआरटी कुछ लाइनें होती हैं जिसके बारे में जानकारी जरूरी होती है, और 7th क्लास के बच्चे जो आगे मोटिव रहता है कि हम बहुत ही अच्छे करने का, उसके लिए भी, या 7th क्लास के बच्चे हैं उसके लिए सबसे हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको जितना भी क्वेश्चंस रहेंगे आगे वो बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपको बीपीएससी एसएससी कुछ में पूछा जाता है, जनरल लाइन में, या किस तरह से 7th क्लास के और भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो वायु में देखेंगे, सबसे पहले लाइनिंग को हम लोग पढ़ते चलेंगे। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जैसे हमारे एक पृथ्वी है, इसके चारों एक वायु से एक चादर की तरह घिरी हुई है, मतलब वायु चारों ओर है, ऐसा नहीं कि इधर है और इधर नहीं है। तो ये चारों ओर है, सबसे पहली पॉइंट है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। सिंपल सी बात है, जब जितने भी जीव है पृथ्वी पर वो वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग सांसें ले पाते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु का प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों का हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पूरी तरह से हूबहू एक तरह से क्लियर लिखा हुआ है। आपको हम ऐसे वर्ड को मैंने रंग दिए हुए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएंगे, जो मतलब महत्वपूर्ण होगा, या कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसको नहीं समझ पाएंगे हम समझाएंगे। कहते यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हमें दिन के समय सूर्य की गर्मी को तप होकर जल सकते हैं। अगर ये नहीं रहा सुरक्षा का चादर, ये वायु को चादर नहीं रहे, तो सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हम लोग जल भी सकते हैं एवं रात को समय ठंड में जम सकते हैं। रात के समय ये ठंड रहता है कि हम लोग जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसे पृथ्वी की सभी मतलब तापमान को रहने योग्य बनाया है, ठीक है। ये कहता है, इसके पहले जैसे ही आपको मैं बताया था कि जितना भी कलर किया रहता है उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। जैसे कि पहले पढ़ लेते वायुमंडल का संगठन। तो संगठन का मतलब होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। संगठन का अर्थ ये होता है, तो आप लोग जरूर जानते जाएंगे तभी आपको पढ़ने में इच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं इसे आगे भी जानना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होता है। मतलब जिस वायु को जो हम सांस लेने वो अनेकों गैस का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें जिससे वायुमंडल में बड़ा भाग होता है। अब वायुमंडल में कितने बहुत सारे गैस है, लेकिन उसमें किस किस का क्या मात्रा है उसको बहुत अच्छे ग्राफ से दिखाया गया है, जो हम लोग देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। इन गैसों के अलावा इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद है। मतलब जब गैसें रहती है इसके कारण हवा में जो छोटे छोटे धूल का कण भी मौजूद रहता है। जो ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है, देखिए कि ऑक्सीजन का मात्रा कितना, नाइट्रोजन का मात्रा सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो 78% है, और ऑक्सीजन का 21% है। इसके बाद सारा चीज़ को लिखा गया है कि आर्गन का 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, और अन्य गैस 0.04% में सारा गैस है, ठीक है। तो देखिए यही मतलब पूरी तरह से ग्राफ में लिखिए। इसमें कुछ समझने के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कहते हैं कि ये वृत्तीय दिया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के संगठनों को प्रदर्शित किया गया। यही एक वृत्त ऐसा है जहाँ पूरी तरह से संगठन को मतलब विस्तृत किया गया है, मतलब दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको जान लेना है। इसके बाद कहता है कि आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। इससे पहले हम ये रंगे हुए भाग को एक बार ध्यान में दे देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकृत ऊष्मा के पृथ्वी को रोककर जो ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा करता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब हो गया कि पृथ्वी के तापमान को जो बनाए रखता है। मतलब जैसे देखिए एक होता है कि मान लीजिए ज़्यादा अगर हमारे मतलब पृथ्वी पर ज़्यादा मतलब तापमान हो जाएगा तो उसके कारण भी मतलब खतरा है, अगर कम हो जाएगा तो उसके कारण भी खतरा है। तो इसको तापमान बनाए रखता है ग्रीन हाउस। तो और इसके अभाव की धरती पर इतनी ठंडी हो जाती है कि असंभव होता है। मतलब इसका अगर अभाव हो जाए ग्रीन हाउस का, अगर ये मतलब आपको पूरी तरह से अपना तापमान नहीं बनाए रखेगा तो आपको पूरी तरह से असंभव हो जाएगी, इतनी ठंड हो जाएगी। तो कारखानों एवं कार के धुएं के वायुमंडल इसके स्तर को बढ़ाता है। जैसे कि कारखाने में जो धुआं, तो जो वाष्प बन के जो जितना भी धुआं निकलता है वो गर्म होकर जो धुआं निकलता है उसके कारण इसका ऊष्मा का तापमान बनाए रखता है, पृथ्वी का तापमान को बढ़ाता है। इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं या इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसका तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। ये तापमान जो जब वृद्धि होता है तब ठंडा होकर जो मतलब जमा हुआ
का जो रहता है वो बर्फ पिघलता है, ठीक है। इसके कारण परिणाम स्वरूप जल स्तर में वृद्धि होता है। सिंपल सी बात, जब वो पिघलेगा तो जल जो होगा वो आपको स्तर बढ़ेगा ही, मतलब जल बढ़ेगा ही, जो समुद्र में बढ़ता है जल, ठीक है। इसके बाद कहते हैं तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि के इसके कारण जलवायु का अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण फलस्वरूप कुछ पौधे पशु लुप्त हो जाते हैं। मतलब जब ही पानी बढ़ेंगे समुद्र में तो आपको सभी जगह बाढ़ आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण देखते होंगे आप, जब आप गाँव घर में रहते होंगे तो जब बाढ़ आती है तो उसके साथ बहुत सारे पेड़ पौधों को अपने साथ ले जाते हैं, बहुत सारे जंगलों को अपने साथ काट के ले जाते हैं, तो इसी कारण हुए वो विलुप्त होते हैं। तो यही कहा गया, तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ से हम लोग पढ़े नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये गैस है सर्वाधिक गैस पाने वाले, जो सबसे ज़्यादा क्या है ग्राफ में दिखाएगा नाइट्रोजन, मतलब 100% में 78% है। सबसे पहले जान लेंगे ये परसेंटेज जो रहता है, तो आप कहेंगे कि 78%, 21%, ये देखिए 100 में रहता है, मतलब 100% का कोई चीज़ है जिसमें 78 नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है और भी अन्य अन्य गैस है, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज होता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों को कुछ नाइट्रोजन, देखिए कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को मतलब जीने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वो वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, वो मतलब डायरेक्ट वो वायु से नाइट्रोजन पेड़ पौधा नहीं लेता है, तो किस द्वारा लिया जाता है तो वो हम देखेंगे। आज तक तो आप लोग रिसर्च किए नहीं होंगे, जो भी बच्चे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। जब मृदा और कुछ पौधे की जड़ों को, जैसे कि पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसके जड़ों के नीचे एक मृदा मतलब मिट्टी रहता है, और उसी के द्वारा वो जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर जाता है, जो पौधों को जीवन जीने के लिए मतलब सहयोग करता है, स्वरूप बदल देता है, जिसके कारण पौधों को प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु को प्रचुरता मिलने की वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य और क्या होता है, आपको जो पशु होता है वो ऑक्सीजन लेते हैं, और हर पादप प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, मतलब पेड़ पौधा जो होता है वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है, और वायु को ऑक्सीजन की मात्रा में समान बनी रहती है, ठीक है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो अन्य महत्वपूर्ण गैस है, हरे पादप की भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु को कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकालते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या होता है मनुष्य और पशु लेते हैं, हम लोग जीव जो है, ठीक है। तो कहते हैं कि मनुष्य और पशुओं को बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पादपों द्वारा की जाने वाली गैस के बराबर मतलब होती है। अगर हम लोग जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेकर समान बनाया रहता है, जिससे संतुलन बना रहता है, परंतु संतुलन कोयला और खनिज के तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। कभी कभी देखें कोयला जलाते हैं, खनिज तेल जलाते हैं, जो प्रदूषण कारण ये संतुलन गड़बड़ाते रहता है। ये वायुमंडल के प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते रहते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ष इसके कारण क्या होता है करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ आयतन है पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर प्रभावित करता है। ये जो बढ़ता हुआ आयतन है, ये सिंपल सी बात है, जब मौसम में परिवर्तन होगा, जब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होगा तो बारिश में कमी होगी। इसी तरह से मतलब प्रदूषण पे डिपेंड करता है कि हमारा मौसम का परिवर्तन क्या होता है। तो कहते हैं यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ क्या आप जानते हैं, तो जब भी ये क्लर्क की एक बार इसे पढ़ के आप ध्यान में रखेंगे कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती हुई वह हल्की ठंडी होकर ऊपर उठती है। मतलब वायु जब गर्म होता है तो हल्का होकर ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जब वायु ठंडा होता है तो वो सघन और भारी होता है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों को ठंडी वायु रिक्त स्थान पर भरने की वहाँ आ जाती है। जब ठंडा वायु रहता है तो जो रिक्त स्थान रहता है, जो वायु ऊपर उठ जाता है, गर्म जो होता है, जैसे वायु गर्म होता है तो वो क्या होता है ऊपर की ओर उठता है। तो जहाँ से वो ऊपर की ओर उठेगा वो स्थान खाली होता है, तो ठंडे वाले वायु क्या करता है उस रिक्त स्थान को भरता है। इस तरह से आप ये ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है, ये वायु चक्र चलता है, ऐसे ही वायु चक्र चलते रहता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैं आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे आगे क्या है।
तो हमने इतना देख लिया। इसके बाद कहता है कि मौसम में प्रभावित होते रहता है। इसके बाद कुछ इस तरह से न्यूज जो है मानसून के तहत, इसको आप जरूर देखेंगे। मानसून का न्यूज वगैरह जो है ये पे इस पे दर्शाए गए, पढ़े और मनन करें कि भूमंडलीय तापमान आज में विश्व में एक गंभीर समस्या है। मतलब एक गंभीर समस्या है कि कभी कभी देखिएगा जब मौसम गड़बड़ाता है तो आपको देखेंगे कि कितना आंधी तूफान आते हैं। तो इस पर हमेशा मनन करिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए। हमेशा एनसीईआरटी का उद्देश्य रहता है कि आप क्या कर दें, आसपास के आदमियों से, जैसे कि बड़े आदमी है, जैसे बड़े बुजुर्ग है, या मतलब आपको सहपाठी है, टीचर है, इससे आप हमेशा क्या करें, बातें चीतें करते रहिए। उससे क्या होता है, एक अच्छा डेवलपमेंट भी होता है। मैं उस 7th क्लास बच्चों के लिए और जो भी बीपीएससी एसएससी के लिए वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जिस लाइन को देखिए, इस लाइन से आपको आगे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, वरना आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ें। जो शुरुआती के बच्चे हैं उसके लिए खास कर ये दिक्कत होती है। तो वायुमंडल की संरचना को हम बात करते हैं। वायुमंडल में भी एक संरचना है। संरचना का मतलब एक रचना है। रचना कहने का मतलब एक फिगर है। फिगर के द्वारा दर्शाया गया है कि क्या क्या कब है। ठीक है, तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, मतलब जो पृथ्वी की सतह, मतलब सतह हुआ कि धरती से मतलब जो आरंभ होती है, तो वो क्या होता है, आपको क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, मतलब ये 5 मंडल में बांट दिया गया है। तो हम देखेंगे कि क्षोभ मंडल किसे कहते हैं। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल को मौजूद वायु को सांस लेते हैं। मतलब ये एक महत्वपूर्ण है। इसी मंडल के कारण हम लोग सांस ले पाते हैं। और मौसम लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, मतलब अलोप वर्षा, इसी परत के अंदर होती है। इसी मंडल के अंदर सारा चीज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि क्षोभ मंडल, तो ये क्षोभ मंडल है। इसका जो ऊंचाई है सिर्फ 13 किलोमीटर है। जो इसी के मतलब माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं आपको, इसी के कारण हम लोग सांस ले पाते हैं। ये सारा चीज़ इसमें लिखा जो है आपको लिख दिया गया। इसका सीमा क्या है, यहाँ तक है। तो आपको ध्यान देकर ये पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला मंडल क्या है। तो संताप मंडल है इससे। तो संताप मंडल की सबसे पहले देख लेते हैं हम ग्राफ में। संताप मंडल कुछ यूँ है, मतलब इसकी दूरी ये है। जहाँ देखते हैं हम लोग कि हवाई जहाज का ये है। तो इसमें पढ़ते हैं कि इसका क्या है डिटेल। तो संताप मंडल के ऊपर का भाग मतलब समताप मंडल कहलाता है। मतलब उसका जो ऊपर का भाग है वो संताप मंडल, मतलब सॉरी यहाँ पे क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग, मतलब क्षोभ मंडल के बाद क्या है, संताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या है, संताप मंडल। तो इसी का ऊपर का भाग हुआ, जैसे कि ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो इसे हम संताप मंडल कहते हैं। बारे में जो देखते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग क्या है, समताप मंडल कहलाता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई होगी क्या है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत के बादलों को मौसम संबंधी घटनाओं को लगभग मुक्त होती है। मतलब इसकी जो मतलब ऊंचाई है 50 किलोमीटर है, जिसकी फलस्वरूप परिस्थिति हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसकी मौसम संबंधी घटनाओं को लगभग ये मुक्त होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपको हवाई जहाज उड़ने की मतलब संभावना होती है। संताप मंडल की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस जो होती है, इसकी परत क्या होता है, संताप मंडल के ऊपर से यूं ऐसे आपको लगा रहता है। ठीक है, इस तरह से इसलिए लगा रहता है कि एक तरह से जो ऊपर की सूरज की किरणें होती है, जिसमें अनेक तरह से मतलब गैसें होती है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। संताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूरज के आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। सूरज से जो मतलब बहुत तरह से मतलब कहते हैं हानिकारक गैस आती है, बहुत तरह से हानिकारक चीज़ों का मतलब वहाँ से जो मतलब वो टूट के गिरता है, तो उसको बचाने के लिए ओजोन एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। तो चलिए यही है संताप मंडल की विशेषताएं। अब करेंगे हम मध्य मंडल की विशेषताएं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, संताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये संताप मंडल के ठीक ऊपर वाली है, जो आपको ये मध्य मंडल इस तरह कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं हम लोग देखते हैं क्या है। तो यह तब संताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड के परत को आने पे जल जाते हैं। उल्का पिंड, जैसे हम देखेंगे कि जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं, तो ये मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। इतनी सूरज की रोशनी रहती है कि आते आते यहाँ तक जल जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण नीचे नहीं आ पाते। तो ये भी एक तरह से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो उल्का पिंड होता है, जैसे कोई भी चीज़ अंतरिक्ष में नष्ट हुआ तो उसका टुकड़ा टुकड़ा बन के, जैसे बहुत बड़े बड़े विमान जो होता है जो नष्ट हुआ, जो आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे, तो वो उल्का पिंड बन बन के छोटे छोटे बन के टूटता है, जो आकर जल जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के तापमान को अत्यधिक तीव्रता से बढ़ाता है।
ये कहने का अर्थ हुआ कि बढ़ती हुई जो मतलब तापमान है उसे अधिक मतलब बहुत ही तीव्रता से बढ़ाता है। आयन मंडल पर परत का एक भाग है जो यह क्या है 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है रेडियो संचार। जैसे कि रेडियो जो होता है, जितना भी मतलब टेलीविज़न वगैरह होता है, उसका जो आप संचार को जो बदलते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, तो इसी मंडल के कारण। ठीक है, तो चलिए आगे दिया हुआ कि के लिए परत का उपयोग करते वास्तव में पृथ्वी को प्रसारित रेडियो तरंगे पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। मतलब इसी कारण क्या होता है, इसी मतलब तरंगे के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर जो परिवर्तित होती है तो यही होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहिर्मंडल देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो बहिर्मंडल है, इसके नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम मतलब हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ये मतलब इतना मतलब पतली परत होता है, इतना हल्का होता है कि यहाँ हर चीज़ तैरते रहता है। जो हल्की हल्की गैस जैसे हीलियम हाइड्रोजन हुआ अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं आओ कुछ करके सीखे। स्थानीय समाचार पत्र का 10 दिन के मतलब मौसम रिपोर्ट को लिखे और मौसम के बदलाव का अवलोकन करें। तो ये चीज़ आप लिखेंगे कि जैसे समाचार सुनेंगे कि क्या क्या मौसम में बदलाव होती रहता है, और 10 दिन में अवलोकन करेंगे कि किस किस तरह से बदलाव होती रहती है। ये हमेशा एक तरह से अपना जो मतलब पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं बदलाव होती रहती है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी क्या डिग्री क्या सेल्सियस, सारे चीज़ को आप मतलब अपने कॉपी में लिखेंगे। इससे क्या होगा ना, आपको पढ़ने में इच्छा जगेंगे, आज हमें क्या करनी है, आज कुछ नया करनी है। तो इससे ही होता है। इसीलिए आप अभी से जब बच्चे पढ़ते हैं तो अभी से अगर इंटरेस्ट जगें तो आगे आपको बहुत ही आगे जा सकते हैं आप लोग। जो आपकी इच्छा होगी वो हो सकता है, क्योंकि अभी से ही उसमें इंटरेस्ट ये चीज़ में होता है, तो और भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते कहते मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी बार क्रिकेट प्रेमी मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ है कि कितने बार भी मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट के प्रेमियों होती है जो क्रिकेट देखते हैं, मैच की भविष्य करते हैं, अनुमान लगाते कि अच्छा आज वर्षा होगी। ये एक रेडियो है जो मस्तिष्क है, मतलब शरीर एक रेडियो है, मस्तिष्क एक स्पीकर है। इस तरह से मतलब रेडियो करने का अर्थ हुआ कि शरीर एक मशीन और मस्तिष्क एक स्पीकर है, जिस तरह से अनुमान लगाता है आदमी। ये कहने का अर्थ हुआ। तो यह मौसम वो है जिसको नियंत्रण बटनों को छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जब गर्म मौसम रहता है, जब गर्म हवा जैसी होती है तो सबको चिड़चिड़ापन सा होता है। मतलब मन एकदम सभी का मतलब कुछ भी बोलो तो बोलो और तो जवाब देगा बो। कहने का अर्थ हुआ कोई भी गुस्सा में रहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा रहे तो एकदम अपने आप माइंड फ्रेश रहता है कि नहीं चलो आज जैसे भी नहीं आप बात करना चाहोगे तो दूसरा आदमी अरे चलो आज घूमते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ कही गई है मौसम के लिए। तो आप लोग इंजॉयमेंट से पढ़ेंगे, हर चीज़ को अपने लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे, तब जाके अच्छा लगेगा। कहते नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता हुआ दीर्घ स्थिति को औसत और यह स्थान की जलवायु बताता है। मतलब इसी तरह से जलवायु को बताते रहता है कि क्या कब बदलता है। तो क्या आप समझ गए होंगे कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं, मतलब पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं। तो इसी तरह लगाते हैं, जब मौसम ठंडा होता है तो बारिश होने की संभावना, इसी तरह से अनुमान लगाते हुए करते हैं हम लोग। बाद बाकी मौसम विभाग के द्वारा सारी चीज़ जो है वो मतलब रिसर्च करते हैं, इसके बाद वो हमको न्यूज़ देते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे क्या आप जानते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे। हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि इसमें कुछ सीखने की चीज़ होती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितना, देखिए इतना भाग केवल 1-2 अरब ही प्राप्त करती है। इसका कहने का अर्थ है कि मतलब 2 अरब ही आपको पृथ्वी जो केवल एक भाग मतलब प्राप्त करती है। ठीक है, यह मतलब इसका अर्थ मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मान लीजिए एक सूरज है, ठीक है, और पृथ्वी जो है ना सूर्य की ऊर्जा को, ये मान लीजिए ये सूरज है यहाँ पे, ठीक है, ये पृथ्वी है, उसका सिर्फ एक भाग जो 2 अरब ही प्राप्त करती है। ये कहने का अर्थ हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तापमान में आते हैं। तापमान, यह प्रतिदिन तापमान का अनुभव करते हैं कि वायुमंडल का तापमान वायु की मौजूद ताप में शीतलता का परिणाम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल एक दिन और एक रात में नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं का अनुसार बदलता है। ये तापमान जो होता है ऋतुओं के अनुसार बदलता है कि चलो गर्मी ऋतु आया, गर्मी मौसम आया, ठंडी मौसम में ग्रीष्म ऋतु, इसी तरह से आता है। तो इस तरह से आप लोग को बदलते रहता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, सारा चीज़ दिया हुआ है, A to Z लिखा हुआ है, बस आपको इसमें थोड़ा सी सपोर्ट की जरूरत होती है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आपतन का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये कहते हैं आतपन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान को वितरण के लिए प्रभावित करता है। सूर्य के आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। इसे आप याद कर लेंगे। ये आतपन का
मतलब एक तरह से अपने आप में डिफिनीसन है, जो क्या है, आपको सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है उसे पृथ्वी रोक लेती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। कहते हैं कि आतपन जो होता है, मतलब सूर्य तप जो होता है मात्रा भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर घटती है और इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या, इसको हम देखेंगे आगे जो होगा फिगर के द्वारा बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है, जिसे हम पढ़ के समझेंगे। जो महत्वपूर्ण है उसे मैं कलर कर चुका हूँ, आप उसे देखेंगे। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव की बर्फ क्यों मतलब ढके हुए हैं? इस पृथ्वी के तापमान पर अत्यधिक बढ़ रहे, इतनी गर्म हो जाएगी, कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांव की अपेक्षा नगरों में तापमान अधिक बढ़ जाएगा। दिन के समय कहते हैं एसोफेल्ट से बनी सड़कें को मतलब धातु का कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय उष्मा से मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ में ऊंचे भवन को मतलब गर्म वायु को रोक लेते हैं। इस नगरों को तापमान बढ़ जाते हैं। इसी तरह से तापमान का एक चक्र जो है चलते रहता है, जिसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, और ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जानते हैं, उसको आप याद कर लेंगे, समझने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद वायुदाब की जानकारी होगा, आश्चर्य होगा। यहाँ पे हम लोग अभी क्या करते पढ़ रहे हैं कि वायुदाब को जानकर आपको आश्चर्य का हमारे शरीर का उच्च ताप के साथ बल लगती है, अनुभव नहीं हो सकता होता है। मतलब शरीर का जो उच्च ताप के साथ बल लगता है लेकिन हमको अनुभव नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। जब हम मान लीजिए एक आदमी है यहाँ पे, ये वायु का दाब क्या इधर से भी इधर से इधर से भी कहीं से भी रोक नहीं, तो चारों तरफ से लगता है। ठीक है, यही कहा गया है कि इससे हमको अनुभव नहीं हो पाता है। यह हमारे शरीर का विपरीत बल लगता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लग गया दाब वायु का दाब कहलाता है। ये एक तरह से डिफिनीशन है, इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने वाले तेजी से गिरने वाले समुद्र के स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता है। वायु दाब के क्षैतिज विपरीत किसी स्थान को उपस्थित के द्वारा ताप के द्वारा प्रभावित जो अधिक होता है, वह तापमान क्षेत्रों को गर्म जल होकर उठती है। जब दाब क्षेत्र बनता है तब निम्न दाब और बादल युक्त आकाश में जब नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ये सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, आप पढ़ने की चीज़ है। इसमें आपको लास्ट में एक पॉइंट दिया जिसको मैंने कलर कर चुका है, वही याद करने की चीज़ है। कम ताप वाले क्षेत्रों को वायु ठंडी होती है, फलस्वरूप यह भारी होती है। वायु का नियमित होकर जब मतलब उच्च दाब पर क्षेत्र बनाते, उच्च दाब का कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के कारण जो क्या होता है, स्पष्ट एवं स्वच्छ होता है। जिसके कारण सारे पॉइंट को आप यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो इसको आप याद कर लीजिए, वायु किस तरह से गमन करती है, डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। अब हम देखते हैं आगे हम लोग क्या है पवन के बारे में। कहते हैं कि उच्च दाब के क्षेत्र को निम्न दाब के क्षेत्र की ओर वायु की गति एवं पवन कहते हैं। ये जो पवन है, कहते हैं कि उच्च दाब के क्षेत्र को निम्न दाब के क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। जो वायु जो गमन करती है, गति मतलब वो गमन मतलब हुआ कि गति करना, उसको ही हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते हुए देखेंगे। देखिए आप लोग घबराएंगे नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे चैप्टर एक विस्तार के रूप में है, हम समझते जाएंगे, एक लाइनिंग में समझते, ताकि आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप उल्टाएंगे। 7th क्लास के बच्चे हैं और आप बीपीएससी का बुक उल्टाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आखिर यहाँ से ही क्वेश्चंस रहता है सारा चीज़। ठीक है, तो ये देखेंगे कि जब सड़क पर गिरी हुई पत्तियां उड़ती है, तूफान में सभी पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो महीन धूल और धुएं उड़ते देखते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेजी होती है कि उसकी विपरीत दिशा चलना कठिन हो जाता है। मतलब कभी कभी जो मतलब इतना देखेंगे, जब आंधी तूफान आते हैं तो इतना तेजी रहता है कि हम उसको विपरीत नहीं कर पाते, मतलब उसके उल्टे नहीं कर पाते। जब हम तो हमको उड़ा के लेकर चल जाता है कहीं और, मतलब कहीं और कहीं, मतलब किसी के मतलब साइड वगैरह, अब कहीं और मत समझ लीजिएगा। इसके बाद कहते हैं कि कभी मतलब इस विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। इसके अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन का छाता लेकर चलना आसान नहीं है। अन्य उदाहरण सोचिए, तो तेज पवन के मतलब जब सिंपल सा बात, जब थोड़ी सी भी आंधी आती है तो छाता लेना मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो याद होगा, छाता एकदम पलट के चल जाता था। कहाँ कितने छाते तोड़ दिए होंगे हम लोग अपने स्कूल के टाइम में। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास ज्ञान है, कि ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको जब तेज हवा रहे तो छाता नहीं चलता, मतलब विपरीत दिशा में एकदम वो पलट जाएंगे। तो ये चीज़ आप गलती नहीं करेंगे, अपने नुकसान नहीं करेंगे। तो तेज पवन के कारण अन्य समस्या को उत्पन्न हुई है। तो पवन मुख्यतः 2 प्रकार के, मतलब कह सकते हैं मुख्यतः मतलब 3 प्रकार के विभाजित किया गया है, जिस पवन को हम देखेंगे। और ये सारे जो लाइनिंग किया हुआ है उसको आप याद करेंगे। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपकी क्वेश्चंस है।
यहाँ बहुत अच्छे से दिया गया है। ये तीनों आप तो पूरी आपके मतलब होना चाहिए। इसी से रिलेटेड 8 क्लास का होगा। जब तक आप 7th क्लास को नहीं समझेंगे 8 क्लास में आपको दिक्कत होगा। तो एक एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो अस्थाई पबने क्या होता है, और ये पढ़ने के बाद आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। अस्थाई पबने कहते हैं कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पबने अस्थाई पबने हैं। ये वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मतलब अस्थाई पवने का अर्थ हुआ ये मतलब एक तरह से व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं जो वर्षा भर लगातार मतलब निश्चित दिशा में चलती रहती है। सॉरी, वर्ष भर मतलब ये साल भर एक निश्चित दिशा में ही पवन चलती रहती है। जिस दिशा में मान ली गर्मी का मौसम है, उस जिस पवन में वो साल भर उसी दिशा चलते रहेंगे। इसका तो मौसमी पवने, ये मतलब मौसमी पवने कहने का अर्थ ये पवन विभिन्न ऋतुओं में दिशा बदलती रहते हैं। जैसे कि शीत ऋतु आया तो उसमें अलग है, जब ग्रीष्म ऋतु आएगा तो उसमें अलग दिशा होगा। तो ये कहते बदलते रहती है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भारत के मानसूनी को पवने कह सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कि स्थानीय पवने, ये पवने छोटे वर्ष या दिन के दिन किसी विशेष समय पर चलती है। उदाहरण के लिए एक स्थल का एक समुद्री समीर, मतलब क्या भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है जो लू कहते हैं। जैसे कि देखेंगे कि जब इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया में देखेंगे जब गर्मी का मौसम रहता है कि उस तरह से वो स्थानीय पवन किसी स्थान पर इतना गर्मी होगा कि हमें लू लग जाएगी। तो इसी तरह से स्थानीय पवनें होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो ग्राफ दिया गया उसको आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो ये मैं आपको मतलब थोड़ा सा बता दूँ कि ये एक चीज़ जैसे कि देखेंगे हम ये कि बीच में क्या होता है हम लोग को भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा जो इस तरह से क्या होता है बीच में होता है। इसके क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ सिंपल से आप जान लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है जो आपको कभी भी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। इसके बाद कहते हैं इसको जैसे हम दूरी डिस्टेंस करते जाएंगे, मतलब जैसे ही अपने ध्रुव की ओर मतलब उच्च की मतलब उच्च चलेंगे नीच की ओर, तो क्या होता है उसको क्या हो जाता है आपको मतलब तापमान घटते जाएगा। तो देखेंगे यहाँ जो मतलब गर्म होता है, तो जैसे गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर तापमान इसका उठता है। तो ये जगह तो खाली होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है पीछे कि जब क्या होता है गर्म होता है तो तापमान ऊपर की ओर उठता है। तो ये जगह तो खाली होगा, तो दोनों तरफ से क्या होता है पवन अपना मतलब जगह को मतलब कोई भी चीज़ आपको देखे होंगे कि जब खाली होता है, मान लीजिए पानी है नदी में, तो एक जगह से खाली करते तो चारों तरफ से उसमें भरने की कोशिश करता है। तो इसीलिए दोनों तरफ से ये भरने की कोशिश, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका दिशा चेंज होती है, इसको दिशा आपको ध्यान में रख लेना है। जो बीपीएससी में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लेवल यहाँ से बीपीएससी रहता है। सोचिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं समझना आता है कि आखिर बीपीएससी आगे जाएंगे तो तैयारी करेंगे, सारा चीज़ इसी में है, ठीक है। जो आपको हेल्प यहाँ बात चक्रवात की बात है जो बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है, जो आपको लाइनिंग करके दे दिया गया है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इससे उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात की खतरा बना रहता है। जो 18 अक्टूबर 1999 में राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, 29 अक्टूबर 1999 में अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग को तबाही मचाई। मुक्त पवन का वेग, वर्षा का ज्वार, ये बुकलचर हानियाँ 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पवन 36 घंटे से ज़्यादा तक चलती रही। ये तूफान की जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो पीछे घटा हुआ है उसको दिया गया है। आप इसको पढ़ लेंगे, इसकी एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही आपको हेल्पफुल होता है एनसीईआरटी बुक। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कहता है कि 25 अक्टूबर इसी का सारा है। 25 अक्टूबर के क्या हुआ 1999 में पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में क्या है अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। तो किसके कारण हुआ था, किसके तट पे हुआ था, किसके मतलब किनारे हुआ था, किसके पश्चिम धीरे, सारा चीज़ दे दिया गया है। आप इसे याद करेंगे और जो जो पॉइंट है उसके नीचे हमने क्या किया है लाइनिंग कर दी है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। इस बार आर्द्रता पे आते हैं कि जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होकर जलवाष्प बन जाता है तो वायु के किसी भी जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, वो वायु के जलवाष्प की मात्रा को अत्यधिक होती है, उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। ये चीज़ आपको हमने कलर कर दिया है, याद रख लेंगे। जैसे जैसे कि वायु गर्म होती है, जलवाष्प का धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इसी तरह से यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने की काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर को पसीना आसानी से नहीं सुखाता है, यह असहज महसूस करते हैं। इसका कहने कि जब आर्द्र का जो मौसम आता है तो उसमें कपड़े सूखने में बहुत ही टाइम लगता है, उसमें तापमान नहीं रहता है, इसके कारण पसीना भी नहीं सुखा पाते। इसके कारण हम मतलब अपने आप में मतलब
महसूस मतलब कर सकते हैं, अपने आप में कंफर्टेबल कम लगते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप में चिड़चिड़ लगता है। जल वाष्प के ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जब जल वाष्प देखे होंगे, आपको ये सुने होंगे कि जब धुआं ऊपर जाता है तो यही एक तरह से जब ठंडा हो गए फिर वहाँ से जल की बूंदें होकर बूंद बूंद मतलब वर्षा होती है, ये आप सुने होंगे। तो बादल इन्हीं बूंदों की एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब वर्षण के रूप में नीचे, मतलब ये देखिए जैसे कि हमने वाष्प जो ऊपर उठा तो वो एक हल्की गैस के रूप में उठा था, ठीक है। जैसे वो मैं आपको बताया था कि जैसे ठंडा होगा तो एक भारी के रूप में, मात्रा के रूप में हो जाएगा, जो वायु में नहीं तैर सकता। वायु में आपको हल्की गैसें तैरती है, जो मैंने आपको पढ़ाए हुए थे, तो वो नहीं तैर सकते, जिसके कारण ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चक्र चलते रहता है, जो आप लोग जानकारी से मतलब नहीं होगा तो आप याद जान लीजिए। तो आकाश के उड़ते हुए जेब की हवाई जहाज पे पीछे सफ़ेद के चिन्हों छोड़ते हैं। इन्हें इंजनों की मतलब निकली नमी संघनित होकर वायु के गतिमान न रहने की स्थिति को यह संघनित नमी होकर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी की यह जल के रूप में गिरने के बरसन और वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम वर्षा के जल से प्राप्त होता है। जल के पौधे के जल को संरक्षण में मदद करते हैं। ये कहते कि पहाड़ी पार्श्व मतलब पेड़ काटे जाते हैं, जिसके आनंदित पहाड़ों को नीचे बहाता है। ये निचले इलाकों में बाढ़ के कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर यह वर्ष के 3 प्रकार के होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। जिस तरह से मौसम जो होता है उस तरह से वर्षा होते रहता है, क्या किस सारे फिगर में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस क्या आएगा कि वर्षा किस तरह से आधार पर वर्षा होती है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और मैं बता दूं बीपीएससी यूपीएससी के जो बच्चे हैं उसको लाइनिंग से क्वेश्चंस आता है। और आपको पीटी लिखने के लिए मेंस लिखने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जो लिखेंगे तो नॉलेज कहाँ से होता है, आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा। तो लाइन में जैसे कहेंगे वर्षा के बारे में या कुछ मतलब वर्षा के क्या मतलब नियंत्रण कैसे वर्षा उसके बारे में लिखे, उसको लिखने के लिए हमें वर्ड को खोजना होगा। वर्ड को खोजने के लिए एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और कोई ऐसा बुक नहीं है जहाँ से आपको क्वेश्चंस का आंसर हूबहू मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग आज यही समाप्त है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आपको ज़रूर जो भी जानकारी हो, जो भी डाउट होता है, बाद में कि आपको 5 चैप्टर जिस दिन मुझे पूरा हो जाएगा उस दिन मैं 5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको एक वीडियो में डालकर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए